हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राइस कल्टीवेशन यानी धान की खेती। सबसे पहले हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो वो है इसका राइस। साइंटिफिक नेम है ओराइजा स्टाइवा, फैमिली ग्रामिनी और पोएसी, क्रोमोसोम नंबर 24। और राइस जो है वो स्टेपल फूड है 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन and 90% world's rice grown as well as produced and consumed in Asian region. And now we talk about the nutritional value of rice. तो राइस में जो प्रोटीन होता है वो 6 to 7% होता है, और जो फैट होता है वो 2 to 2.5% होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 78.2% होता है। अब हम राइस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1946। नाउ IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेस बेनोस, फिलीपींस, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। फिर आता है IIRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो कि हैदराबाद में है और एस्टेब्लिश हुआ था 2018 में। और राइस का जो ओरिजिन है वो इंडो बर्मा रीजन है। और अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो जैसे अभी हमने बात की, राइस की जो फैमिली है वो ग्रामिनी और पोएसी है। जो जितने भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं उन सब की फैमिली ग्रामिनी और पोएसी ही है। राइस का जीनस है ओराइजा, और जो ये जीनस ओराइजा है इसमें 24 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 2 कल्टीवेशन में आती हैं। ठीक है, जिन मतलब कि 2 कोई कल्टीवेशन की जाती है। तो सबसे पहले है ओराइजा स्टाइवा और सेकंड है ओराइजा ग्लैबेरिमा। तो हम पहले बात करते हैं ओराइजा स्टाइवा के बारे में। जो ओराइजा स्टाइवा है हम उसे एशियन राइस भी बोल देते हैं, और ये डिप्लॉइड नेचर की होती है। क्रोमोसोम नंबर होता है 24। इसकी 3 सब स्पीशीज होती हैं: ओराइजा स्टाइवा इंडिका, ओराइजा स्टाइवा जापानिका, ओराइजा स्टाइवा ज़्वैनिका। तो जो ओराइजा स्टाइवा इंडिका है वो ग्रोन होती है मेनली ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन ऑफ इंडिया में। ठीक है, जो सेकंड है ओराइजा स्टाइवा जापानिका, वो ग्रो होती है टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जापान में। थर्ड है ओराइजा स्टाइवा ज़्वैनिका, जिसे हम बुल्लू राइस भी बोलते हैं। ये ग्रो होती है मेनली इन इंडोनेशिया। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है वो जापानिका की होती है, उसके बाद ज़्वैनिका की होती है, फिर इंडिका की होती है। अब हम बात करते हैं ओराइजा ग्लैबेरिमा के बारे में। तो ओराइजा ग्लैबेरिमा को हम अफ्रीकन राइस भी बोल देते हैं, और ये मेनली ग्रो होता है वेस्ट अफ्रीका में। डॉक्टर मोंटी जोन्स ने क्रॉस कराया ओराइजा स्टाइवा और ओराइजा ग्लैबेरिमा के बीच, जिससे प्रोड्यूस हुआ नैरिका, मीन्स न्यू राइस फॉर अफ्रीका। इसमें क्या हुआ था ना कि जो हाई यील्ड पोटेंशियल है वो लिया गया था ओराइजा स्टाइवा से, और जो स्ट्रेस टॉलरेंस ट्रेट है वो ली गई थी ओराइजा ग्लैबेरिमा से, तो प्रोड्यूस हुआ था नैरिका। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ पैडी से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, जो हमें हेल्प करेंगी आगे समझने के लिए, और ये आगे और भी क्रॉप्स में यूज़ होंगी। तो सबसे पहले आता है पडलिंग। पडलिंग क्या होता है? ये रिपीटेड इंटेंसिव टिलेज होता है जब फील्ड सेचुरेटेड होता है। तो ये ब्रेक डाउन करता है सॉइल एग्रीगेट्स को, रिड्यूस करता है मैक्रोपोरोसिटी को, और जो वीड इन्फेस्टेशन रेट है उसको भी ये डिक्रीज करता है। उसके बाद आता है हाइपोजियल। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन इज़ अ टाइप ऑफ जर्मिनेशन बिलो द ग्राउंड। इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई भी सीड सोंग करते हैं तो वो जर्मिनेशन करता है, तो समटाइम्स क्या होता है कि कोटिलेडन्स अबव द ग्राउंड आ जाते हैं, तो वो एपिजियल जर्मिनेशन होता है। जब जर्मिनेशन के टाइम कोटिलेडन बिलो द ग्राउंड रहते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन। फिर आता है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं? सेल्फ पोलिनेशन तब होता है जब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सेम प्लांट के स्टिग्मा से सेम प्लांट के एंथर पे ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोला जाता है। और जब वही पोलन ग्रेन्स किसी एक प्लांट के स्टिग्मा से दूसरे प्लांट के एंथर पे ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं।
तो शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है और लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं लेस देन 10 to 12 आवर्स की सनलाइट में, ठीक है। फ्लावर्स ओनली व्हेन डे लेंथ इज लेस देन 10 to 12 आवर्स। और जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं वो फ्लावर ओनली व्हेन डे लेंथ इज मोर देन 10 to 12 आवर्स। उसके बाद आता है कल्म। कल्म इज अ स्टेम ऑफ राइस एंड SRI। SRI मेथड क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। SRI का मेन एम होता है जो राइस की यील्ड है उसको इंक्रीज करना। इसमें स्पेशल स्पेसिंग यूज़ की जाती है 25 into 25 सेंटीमीटर की। और जो फिर आता है उसके बाद डेपोग मेथड। डेपोग मेथड क्या होता है? इसको हम मैट टाइप नर्सरी भी बोल देते हैं। ये फिलीपींस मेथड है। इसमें जो सीड रेट है वो नर्सरी के लिए क्या होता है 1.5 to 3 kg पर मीटर स्क्वेयर। और नर्सरी एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है पर हेक्टेयर? 25 to 30 मीटर स्क्वेयर पर हेक्टेयर। उसके बाद आता है हलिंग। हलिंग क्या? हलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम हस्क रिमूव करते हैं, ठीक है। जब हम पैडी से हस्क रिमूव करते हैं उसी को हम हलिंग बोलते हैं। उसके बाद जो हमें राइस मिलता है वो ब्राउन राइस होता है। फिर हम मिलिंग करते हैं। मिलिंग होता है रिमूवल ऑफ एल्यूरोन लेयर। तो जब हम एल्यूरोन लेयर को रिमूव कर देते हैं उसके बाद हमें जो राइस मिलता है उसको हम वाइट राइस बोलते हैं। फिर एक टर्म आती है पैराबॉइलिंग। पैराबॉइलिंग क्या होता है? ये हलिंग से पहले की जाती है। इससे हम इंक्रीज करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू को। इसमें ना हम मतलब कि स्टीम्ड वाटर में हम इसको पैडी को रखते हैं जिससे क्या होता है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। राइस की टैक्सोनॉमी। तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, शॉर्ट डे प्लांट है और C3 प्लांट है। अब आता है रूट सिस्टम। तो जो पैडी में फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है, जो फाइब्रस रूट्स हैं पैडी की वो ट्रांसप्लांटेड पैडी में तो 20 सेंटीमीटर तक ही रहती हैं, लेकिन ये डीप पर जाती हैं जब डायरेक्ट सीडिंग राइस होता है, ठीक है। तो 2 टाइप की रूट्स होती हैं पैडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी और सेमिनल रूट्स, सेकेंडरी और परमानेंट रूट्स। जो प्राइमरी रूट्स हैं वो अराइज होती हैं रेडिकल से और जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो अराइज होती हैं लोअर नोड ऑफ कल्म। ओके। फिर उसके बाद आता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या होता है? कल्म होते हैं, लीव्स होते हैं, पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस। तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है पैडी का वो पैनिकल होता है। पैनिकल होता है ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स, ठीक है। और जो फ्रूट टाइप होता है पैडी का वो होता है क्रैप्सिस। अब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ पैडी। तो फिजियोलॉजिकली जो पैडी की ग्रोथ स्टेज है मेनली उनको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, राइपनिंग, मैच्योरिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव फेज के बारे में। तो वेजिटेटिव फेज में क्या होता है? वेजिटेटिव फेज की ड्यूरेशन होती है 50 to 60 डेज, ठीक है। तो जो DSR मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस होते हैं उसमें जो वेजिटेटिव फेज होता है कम्प्लीटली राइस का मतलब जो मेन फील्ड होता है उसी में कंप्लीट होता है। लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड राइस होता है उसमें 40% नर्सरी में होता है और 60% फील्ड में होता है। तो वेजिटेटिव फेज की कुछ सब स्टेजेस भी हैं जैसे कि सीडलिंग एंड नर्सरी स्टेज, ट्रांसप्लांटिंग स्टेज, टिलरिंग स्टेज और वेजिटेटिव लैग फेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीडलिंग एंड नर्सरी स्टेज की। तो जो सीडलिंग एंड नर्सरी स्टेज है वो तब तक चलती है तब तक कि जो रूटिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है सीडलिंग में और अंटिल 4 to 6 लीव्स डेवलप। सेकंड आती है ट्रांसप्लांटिंग स्टेज। Transplanting stage covers the period from uprooting of seedling till full recovery following transplanting. जब हम अप्रूट करते हैं सीडलिंग को फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं तो तब तक जब तक वो रिकवर नहीं कर जाती ट्रांसप्लांटिंग के बाद ये पूरी स्टेज को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग स्टेज।
फिर आती है टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज कब स्टार्ट होती है? जैसे ही टिलर फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, टिलर्स बनने स्टार्ट होते हैं, तब से लेकर जब तक मैक्सिमम टिलर स्टेज अचीव नहीं हो जाती, उस पूरे पीरियड को बोलते हैं टिलरिंग स्टेज। और जो पर मीटर स्क्वायर कितने टिलर्स प्रोड्यूस होते हैं पैडी में? 350 टू 400 टिलर्स पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आती है वेजिटेटिव लैग फेज। तो वेजिटेटिव लैग फेज है, इसकी ड्यूरेशन होती है 10 से 20 डेज की। ये पीरियड है बिटवीन मैक्सिमम टिलर्स एंड पैनिकल इनिशिएशन। जहाँ से टिलरिंग फेज खत्म होती है वहीं से वेजिटेटिव लैग फेज स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही पैनिकल इनिशिएशन स्टार्ट होता है तो ये खत्म हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिक सेंसिटिव फेज। ठीक है, जो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज होती हैं उसमें ये एब्सेंट होती है, वेजिटेटिव लैग फेज नहीं होता। जो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज होती है उनमें ये सिर्फ पाई जाती है लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज में। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसकी ड्यूरेशन होती है 35 डेज की। ठीक है, फिर इसके सब फेजेस आ जाते हैं, जैसे कि पैनिकल इनिशिएशन, इंटरनोड इलोंगेशन एंड बूटिंग फेज, हेडिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज। तो सबसे पहले पैनिकल इनिशिएशन क्या होता है? ये पैनिकल इनिशिएशन स्टेज आती है पैडी में 50 टू 60 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। इसमें क्या होता है कि पैनिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आती है इंटरनोड्स इलोंगेशन एंड बूटिंग फेज। फिर आती है हेडिंग स्टेज। हेडिंग स्टेज 15 डेज आफ्टर बूटिंग आती है। ठीक है, जैसे ही बूटिंग के 15 दिन बाद क्या होगा कि हेडिंग स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, हेड्स अपीयर हो जाएंगे, एमर्स हो जाएंगे, पैनिकल टिप और हेड। ठीक है, फिर आती है फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है, ये 20 से 25 डेज आफ्टर बूटिंग होती है। इसके बाद पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है। फिर आती है राइपनिंग। राइपनिंग क्या है? ये 20 से 25 डेज की ड्यूरेशन है। इसमें हमारा जो ग्रेन है वो राइप होता है। सबसे पहले इसमें आती है मिल्क स्टेज। मिल्क स्टेज है वो मतलब इसमें क्या होता है, जो वाटरी कंटेंट होता है ना ग्रेन्स का, वो टर्न होने लग जाता है मिल्की कंसिस्टेंसी में। ठीक है, मिल्की मिल्की कंसिस्टेंसी हो जाती है उसकी ग्रेन की। फिर उसके बाद आता है डो स्टेज। डो स्टेज में जो मिल्की ग्रेन होता है ना, वो कन्वर्ट होने लग जाता है सॉफ्ट डो स्टेज में। सॉफ्ट डो स्टेज के बाद वो हार्ड डो स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में क्या होता है, जो हमारा ग्रेन है वो हार्ड हो जाता है, और मतलब जो ग्रीनिश टिंट रहते हैं वो उससे हट जाते हैं, फ्री फ्रॉम ग्रीनिश टिंट। अब हम इसमें देख भी सकते हैं, सबसे पहले क्या हो गया, हमारी सीडलिंग को हम ट्रांसप्लांट करेंगे, उसमें टीलर्स आएंगे, स्टेम इलोंगेट होगी, पैनिकल इनिशिएशन होगा, फिर बूटिंग स्टेज आएगी, फिर फ्लावरिंग स्टेज आएगी, फिर मिल्क स्टेज आएगी, डो स्टेज आएगी, देन हमारी जो पैडी है वो मैच्योर हो जाएगा, पैडी प्लांट। ठीक है, फिर हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो ट्रांसप्लांट से लेके स्टेम इलोंगेशन तक की प्रोसेस है वो हमारा वेजिटेशन पीरियड होता है। ये यूजुअली होता है 60 से लेके 100 डेज का। उसके बाद जो पैनिकल इनिशिएशन से लेके फ्लावरिंग स्टेज तक का हमारा जो पीरियड होता है उसको रिप्रोडक्टिव पीरियड बोलेंगे। उसके बाद जब मिल्क स्टेज से लेके मैच्योर स्टेज आती है, ये पूरा पीरियड जो होता है ये राइपनिंग पीरियड होता है। अभी हम इस